घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घरों घरी तिरंगा, प्रत्येक घरी तिरंगा। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। इंटिंटा झंडा मने मनेगु त्रिवर्णा। तिरंगो वन्नकोडी तिरंगोरम त्रिवर्णम। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप किसी ऐसे मुद्दे को लेकर परेशान हैं जिससे समाज का हित जुड़ा है, चाहते हैं कि मीडिया में चर्चा हो, तो आप 15 अगस्त तक थिंकिंग ब्रेक ले लीजिए, अर्थात कुछ भी ना सोचें, कोई फायदा नहीं। 15 अगस्त तक तिरंगा को लेकर ही बहस होगी, तिरंगा के आसपास भांति भांति के मुद्दे खड़े किए जाएंगे। अखबारों में छपने भी लगा है कि मोर्चे और मार्च की तैयारी होने लगी है ताकि आपके भीतर देशभक्ति की भावना जगाई जा सके। मेरी अपील है कि आप देशभक्ति की भावना खुद से भी जगा लें। जैसे आप खुद से खाते हैं, खुद से नहाते हैं, इसी तरह से आप खुद से देशभक्ति की भावना क्यों नहीं जगा सकते? ऐसा क्यों है कि हर दूसरा आ जाता है बताने के लिए कि देशभक्ति की भावना नहीं है, जगानी पड़ेगी? कब तक आपको जगाने का काम दूसरे किया करेंगे? इसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत में एक विशालकाय घंटा लगाया जाए। जगह जगह यह घंटा लगे, घंटा विशालकाय के साथ भीमकाय भी हो, पर्वतों से ऊंचा हो ताकि विमान की खिड़की के बराबर दिख जाए और उड़ते उड़ते भी देशभक्ति जागती रहे। हर घंटे यह घंटा पूरे देश में बजे और देशभक्ति की भावना को सोने ना दे। क्या क्या नहीं किया गया कि देशभक्ति जागती रहे। पहले 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया, फिर 150 फीट हुआ, अब 200 और 250 फीट के बीच प्रतियोगिता हो रही है। इसका मतलब है कि आपके भीतर की देशभक्ति इतनी आसानी से नहीं जागती है। दिल्ली सरकार ने एक शहर के भीतर 100 करोड़ के बजट से 500 जगहों पर राष्ट्रीय झंडा लगाने का बजट रखा, लगाया भी ज्यादातर जगहों पर। इनकी ऊंचाई 115 फीट रखी गई। एक शहर जो तिरंगा लगाने पर 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हो, इसके बाद भी इस शहर में घर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसका मतलब है कि लोगों ने अभी तक देशभक्ति नहीं जगाई है। इसलिए अब घंटा लगाने की जरूरत है ताकि हर घंटे यह घंटा देशभक्ति की भावना को जगाता रहे। सॉरी, मैं आपको डांट रहा हूं, लेकिन मेरा क्वेश्चन वाजिब है कि आप देशभक्ति की भावना को सोने ही क्यों देते हैं कि कोई दूसरा जगाने आ जाता है। सोचिए कि जब हम देश को इतना प्यार करते हैं तो क्यों किसी को बार बार देशभक्ति जगाने के लिए आगे आना पड़ता है। हमने सुना है और पाया भी है कि प्यार में तो रातों की नींद उड़ जाती है, लेकिन आपका इस देश से यह कैसा प्यार है कि देशभक्ति सो जाती है। मेरी आप जनता से बहुत शिकायतें हैं। आपके भीतर अगर देशभक्ति जागती रहती, आज जगह जगह तिरंगा लगाने में सरकारों को करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते। अच्छी बात है कि देश के इतने सांसद मोटरसाइकिल पर बैठकर आपके भीतर देशभक्ति जगाने निकले, वो भी उस दिल्ली में जहां 400 से अधिक तिरंगा झंडा लगाया जा चुका है।
इसका मतलब है कि दिल्ली में लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना जागी थी, जागी होगी, मगर बीच बीच में सो जाती है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। एक्सप्रेस ने लिखा है कि दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी बिना हेलमेट के चले आए, किसी में प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं था, तो दिल्ली पुलिस ने सांसद मनोज तिवारी का 41,000 रुपए का चालान बना दिया। हालांकि मनोज तिवारी ने ट्वीट कर अफसोस जताया है और कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे यह दृश्य कविता की तरह नजर आ रहा है। मन में ख्याल फूट रहे हैं कि कहीं इन सांसदों में भी देशभक्ति की गंगा जाग गई तो सत्ता और राजनीति के कौन कौन से सच बाहर आ जाएंगे, कितने झूठ का पर्दाफाश खुद ही कर देंगे। मौका सही है तो मेरा सवाल भी कम सही नहीं, पूछ लेता हूं कि पार्टी को हजारों करोड़ रुपए का चंदा कौन दे रहा है, नाम क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड में यह जानकारी गुप्त क्यों रखी जाती है? क्या इस प्रश्न का उत्तर देने की देशभक्ति सांसदों में जागृत हो रही है? अखबारों में ऐसे कई अभियानों की खबरें छपने लगी। घर घर तिरंगा का एक मकसद देशभक्ति जगाना बताया जा रहा है। कितनी खुशी की बात है कि हमारे देश में देशभक्ति जगाना भी एक काम है और इस काम को लोग ईमानदारी से करते हैं। हमारे सांसद कितनी मेहनत कर रहे हैं, तभी तो सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों की रेल यात्रा से सब्सिडी नहीं हटाई, ना ही कोई नई उम्र सीमा तय की, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकटों पर मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई। देशभक्ति जागने के बाद सांसदों को पेंशन और सब्सिडी बंद करने की मांग भी करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वे करेंगे, बस देशभक्ति जाग जाए। उम्मीद है घर घर तिरंगा अभियान से देशभक्ति काफी जागने लगी है। मध्य प्रदेश के पंचायत सदस्यों और पार्षदों में अगर जाग गई होती तो वे लापता ना होते, खरीद लिए जाने या मिला लिए जाने के भय से यहां वहां छिपाए ना जाते। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद अंडरग्राउंड हो गए हैं। इन सभी के हाथ में एक एक तिरंगा दे दिया जाए ताकि ये सच सच बता दें कि कौन कितना पैसा दे रहा है। पार्षदों को लेकर भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होने लगी है। जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया। ग्वालियर में 57 साल बाद कांग्रेस का मेयर बना, अब कोशिश परिषद पर कब्जा करने की है। लिहाजा पार्टी अपने 25 पार्षद, निर्दलीय और बसपा के सदस्यों के साथ बस यात्रा पर निकली है। खबर है कि वो राजस्थान जा सकते हैं, हालांकि कैमरे पर इसे धार्मिक यात्रा बताया जा रहा है। पार्षद गणों की इच्छा थी कि कोई धार्मिक यात्रा पहले सभापति के चुनाव से पहले की जाए, तो उनकी इच्छाओं के लिए वो कोई धार्मिक यात्रा पे वो सब लोग जा रहे हैं। नहीं, 1% भी क्रॉस वोटिंग का डर नहीं है। देश के कई राज्यों में विधायकों की बाड़ेबंदी करने वाली बीजेपी अपने 34 पार्षदों को हरियाणा के रिजॉर्ट में आराम करवा रही है। उन्हें दिल्ली लाने की योजना है। 66 पार्षदों वाले ग्वालियर नगर निगम में उसके पास बहुमत है, लेकिन मेयर का पद हारने के बाद पार्टी जोखिम लेने के मूड में नहीं। डबरा नगर पालिका के 30 वार्डों में 14 बीजेपी ने जीते हैं, 10 कांग्रेस, 4 निर्दलीय, 2 आम आदमी पार्टी। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र और इमरती देवी के बीच खींचतान की खबर है। सिंधिया समर्थक इमरती अपने साथ 15 पार्षद लेकर दिल्ली पहुंच गई हैं। 6 बीजेपी के हैं, 6 कांग्रेस के खींच लिए हैं, 2 निर्दलीय और 1 आम आदमी पार्टी का। इसने भी है सबसे। हालांकि बीजेपी कह रही है सब मजे में है, पार्षद दिल्ली दर्शन के लिए गए हैं। वहीं कांग्रेस पूरे निकाय चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रही है। सिंधिया जी भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, नरेंद्र सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से लोग मिलने आ रहे हैं। जगह जगह पर अपने नेताओं के साथ खुशी का अवसर है, तो खुशी के अवसर पर मिलना, इसको किसी अन्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। कि सामूहिकता के भाव में अगर इकट्ठे होकर के आनंद और उत्सव में कहीं घूमने जा रहे हैं तो जा रहे हैं, कोई डर नहीं है। ये एक अलग प्रकार का आनंद का अनुभव है कि जीत के आए हैं, सब इकट्ठे रहेंगे, साथ में बैठेंगे, अपने नेता के साथ फोटो भी खिंचाएंगे और मिलेंगे, बात करेंगे। नहीं, इन लोगों का लोकतंत्र में आस्था ही नहीं है। मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि मुख्यमंत्री के बंगले पर जब अपहृत मतदाता 4 घंटे रह सकते हैं, तो आप इससे समझ जाइए कि अपराध तो मुख्यमंत्री के निवास से ही हो रहा है ना। राज्य के 3 बड़े नगर निगम इंदौर, भोपाल, जबलपुर में 5, 6 और 7 अगस्त को नई शहर सरकार शपथ लेगी। भोपाल, इंदौर के शपथ समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, तो जबलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रहेंगे। ग्वालियर में सभापति का फैसला भी 5 को हो जाएगा। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का दावा था कि मध्य प्रदेश में 88% से ज्यादा सीटों पर उसका कब्जा रहा है। फिर भी जाने क्या बात है कि कहीं पार्षदों को बसों में बटोरा जा रहा है, तो कहीं पर उनकी परेड करवाई जा रही है।
मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। मोदी सरकार ने अलग अलग समय में जगाने वाले कई अभियान लॉन्च किए। कई प्रकार की शपथ लेने के भी अभियान हैं। इस साल घर घर तिरंगा अभियान की बात हो रही है। इसी तरह इसी अगस्त में पिछले साल राष्ट्रगान गाने का अभियान चला। जिस तरह से हर घर तिरंगा के लिए अलग वेबसाइट बनी है, उसी तरह राष्ट्रगान के लिए भी अलग से वेबसाइट बनाई गई है। अमृत महोत्सव के दौरान जितने भी प्रचार वीडियो बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, किसी को सारा वीडियो देखकर अध्ययन करना चाहिए कि उनमें 75 साल की बड़ी उपलब्धियों को कैसे याद किया गया है, याद भी किया गया है या नहीं, क्या छोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है, इसका रिसर्च होना चाहिए। यह समय 75 साल के एक एक मील के पत्थरों को याद करने का था, लेकिन सारा जोर शपथ और जागृति अभियान पर डाल दिया गया। पिछले साल इसी वक्त संस्कृति मंत्रालय ने लोगों से अपील की कि राष्ट्रगान गाकर अपना वीडियो अपलोड करें। एक प्रचार वीडियो भी इसके लिए बनाया गया। जब भी हम भारतीय एकजुट हुए, जो हमारा था हमने वापस लिया, जो हम चाहते थे वो हमने पाकर दिखाया। इसमें पोलियो उन्मूलन और मंगल मिशन है, मगर क्या इसकी जगह संविधान को अंगीकार करना, पहली बार चुनाव कराना, आईआईटी की स्थापना से लेकर इसरो की स्थापना करना, चंद्रयान जैसे मील के पत्थर नहीं हो सकते थे। यह समय इसका हिसाब करने का नहीं है, मगर ध्यान में रख सकते हैं पिछले साल राष्ट्रगान अभियान काफी सफल भी रहा। इसकी वेबसाइट पर ही 2.5 करोड़ यूजर की संख्या दिख रही है। राष्ट्रगान गाकर हमने लोकतंत्र की शक्ति दुनिया को दिखाई। चलिए, इसके बाद आम लोगों ने राष्ट्रगान गाया भी, उसका वीडियो अपलोड किया। इस अभियान का भी मकसद था कि आप में एकता का भाव पैदा हो, गर्व का भाव पैदा हो। मोदी सरकार के दौरान कई प्रकार के ऐसे जन अभियान चलाए गए। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जो अभियान चले हैं, उनका जब इतिहासकार पाठ करेंगे तो हांफने लग जाएंगे। एक अभियान तो यह भी था कि आप व्हाट्सएप नंबर पर क्लिक कीजिए, बताए गए पते पर वीडियो रिकॉर्ड कर भेजिए। दिल्ली का नया डिजिटल गार्डन कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में बना ये स्मारक समर्पित है स्वाधीनता संग्राम के उन वीर बलिदानियों को, जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपने जीवन न्यौछावर कर दिए, जिनके साहस और त्याग का उजाला ये विशाल प्रकाश स्तंभ आकाश में दूर दूर तक फैलाता है। और आपका संदेश दिल्ली के कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क के स्क्रीन पर फ्लैश करने लगेगा। इस प्रचार वीडियो में लिखा है कि कोई भी ऐसा दिन ना हो जो समय की स्मृति से आपको मिटा दे। देश के लिए बलिदान देने वालों को याद करने के लिए यह अभियान दिल्ली के कनॉट प्लेस में ही चलाया गया, आपके गांव में नहीं। किसने देखा किसने नहीं, हम कैसे कह सकते हैं। जो डेटा है उसके अनुसार आजादी के नायकों के प्रति 49 लाख श्रद्धांजलियां अर्पित की गई, संदेश भेजे गए। आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र भारत के हम स्वतंत्र नागरिक। आइए उन बलिदानियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करें, अपने भावपूर्ण संदेश साझा करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनके त्याग को व्यर्थ न जाने दें। स्वतंत्रता के प्रकाश पुंज को अपने योगदान से निरंतर प्रज्वलित करते रहें। क्या आपको कुछ अजीब नहीं लगता कि समय समय पर इतने सारे जागृति अभियान चलाए जा रहे हैं? इनका वाकई आपके ऊपर कोई नैतिक और मनोवैज्ञानिक असर हो रहा है? कितनी बार देशभक्ति की भावना को इस तरह अभियानों से जगाया जाए? क्या यह अभियान कुछ ज्यादा नहीं है? ऐसा लगता है कि जनता नर्सरी कक्षा में बैठी है, उसे नहाने धोने, खाने पीने, कंघी करने से लेकर सोने जागने का तरीका सिखाया जा रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो जागृति अभियानों पर बहुत जोर दिया गया। सरकार ने कई प्रकार के शपथ अभियान भी चलाए। विद्या कसम, हमने इस पेज पर शपथ अभियानों की गिनती की तो उनकी संख्या 60 मिली। शपथ के 2 अभियान राज्यों के भी हैं, बाकी 58 शपथ अभियान मोदी सरकार के हैं। इनमें से 23 शपथ अभियान शुरू होकर बंद हो चुके हैं और 35 शपथ अभियान चल रहे हैं। लोग 35 मामलों में कस्में खा रहे हैं। इन दिनों भारत के लोगों को जो कस्में खिलाई जा रही हैं, उनके कुछ नाम दे रहा हूं ताकि आप प्राइम टाइम देखते देखते कुछ कस्में खा सकें। एक शपथ का नाम है
मुझ में है गांधी, गांधी इन मी। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का नंबर देना होगा, ओटीपी आएगा, तब जाकर आप मुझ में है गांधी का शपथ पत्र प्राप्त कर सकते हैं। 2019 में यह शपथ अभियान शुरू हुआ। इसके तहत एक प्रमाण पत्र भी दिया गया कि मुझ में गांधी हैं और मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं गांधी की तरह जीवन के हर क्षेत्र में सत्य और ईमानदारी का आचरण करूंगा, बापू की आज्ञा का पालन करूंगा। 60,584 नागरिकों ने शपथ ली कि उनके भीतर गांधी हैं। क्या यह शानदार बात नहीं कि आज इस देश में यानी टुडेज इंडिया 60,584 लोग मानते हैं कि मुझ में है गांधी। काश इन 60,000 लोगों से हम मिलकर पूछ पाते कि उनमें इस वक्त गांधी है भी या नहीं। क्या ये 60,000 लोग गांधी की तरह सत्य का आचरण कर रहे हैं? इन सभी के हाथ में तिरंगा देकर 15 अगस्त को इनकी रैली निकाली जानी चाहिए। सरकार के पास इनका फोन नंबर तो आ ही गया है, सबको फोन कर लाल किला बुलवा लिया जाए। शपथ पत्र के पेज पर भारत के 1,29,00,000 लोगों ने भांति भांति की शपथ ली है। माई गवर्नमेंट जो वेबसाइट है उस पर प्लेज का अलग से पेज है। पुरुष इसमें काफी आगे, 81 लाख पुरुष हैं मगर महिलाएं केवल 47 लाख हैं। इससे अंदाजा लगता है कि हमेशा की तरह कस्में खाकर तोड़ देने में पुरुषों का ही प्रतिशत ज्यादा रहेगा, महिलाओं का कम रहेगा। 60 प्रकार की कस्में यह देश खा चुका है, खा रहा है। इन दिनों एक और कस्में खा रहा है, आई सपोर्ट अग्निपथ। इसके पेज पर जाकर देखा तो दिल टूट गया। केवल 8,288 लोगों ने कस्में खाई हैं कि वे अग्निवीर का समर्थन करते हैं, जबकि लाखों नौजवान तो अग्निवीर बनने के लिए फॉर्म भर रहे हैं। भारत के युवाओं ने दिखा दिया है कि अगर उन्हें 4 साल की नौकरी मिले, उसके बाद निकाल देने का विकल्प मिले तो उसका स्वागत करेंगे। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है जो हो चुका है। जल्दी ही युवा यह भी शपथ लेंगे कि वे नौकरी नहीं करना चाहते। नौसेना के 3,000 पदों के लिए अग्निवीर योजना में करीब 9.5 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, मगर यहां 8,000 लोगों ने ही अग्निवीर को सपोर्ट किया है। प्राइम टाइम के दर्शकों एंड देशवासियों, हर शपथ लाजवाब है मगर दहेज विरोधी शपथ को बहुत समर्थन नहीं मिला है। घर घर तिरंगा अभियान से पहले हर घर शादी में जाकर दहेज विरोधी शपथ दिलानी चाहिए और वहां जो सामान रखा हो उसे लेकर सरकारी खजाने में जमा कर देना चाहिए। मुझे यकीन है नोटबंदी की तरह जनता इसका भी स्वागत करेगी। इस समय जनता जिस बौद्धिक स्तर पर पहुंची है, किसी भी कालखंड में इस स्तर पर लोकमानस नहीं रहा है। बताइए, ग्राफिक्स डिजाइनर ने कितनी मेहनत की कि युवा दहेज न लेने की शपथ उठाएंगे, मगर इस देश के युवाओं को क्या हो गया है? केवल 73,944 युवाओं ने ही शपथ ली है। इनमें से 35% महिलाएं हैं, पुरुष 62% हैं, मगर सैंपल बहुत छोटा है। 73,000 शादियां तो सीजन में एक शहर में हो जाती हैं, इससे क्या काम चलेगा? हम 60 शपथ पत्रों को ना तो यहां गिन सकते हैं ना दिखा सकते। 60 शपथ पत्रों को गिनने में ही सीना फूल जाएगा। सूर्य नमस्कार के लिए भी शपथ है। यह भी कसम दिलाई गई कि अगस्त 2022 तक देश के 15 स्थानों का भ्रमण करना है। करीब 2.5 लाख लोगों ने शपथ भी ली है। क्या वाकई सभी ने 15 स्थानों की यात्राएं पूरी कर ली? ये कौन लोग हैं जो सरकारी शपथ उठाकर भारत घूमने निकल गए? क्या आपको इनसे मिलने का मन नहीं करता? मेरा तो करता है। इसी तरह एक और शपथ है जो काफी लोकप्रिय नजर आती है, संविधान की प्रस्तावना की शपथ। 2021 में संविधान दिवस के मौके पर यह शपथ अभियान लॉन्च हुआ था। माई गवर्नमेंट पेज के अनुसार 4,71,579 लोगों ने शपथ ली कि वे संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। प्रस्तावना का पाठ करने वालों में 11% यूपी से, 10% महाराष्ट्र से और इतने ही दिल्ली से हैं। हम आपको याद दिला दें कि 2019 के दिसंबर में जब नागरिकता कानून के विरोध में आंदोलन चला, तब शाहीन बाग से लेकर हर जगह संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया जाने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय प्रस्तावना पाठ की लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने शपथ पत्र ही लॉन्च कर दिया? इस अभियान को सरकार ने घर घर तिरंगा की तरह क्यों नहीं फैलाया? सांसदों ने इसके लिए बुलेट रैली क्यों नहीं निकाली? 2020 के जनवरी में दिल्ली के स्टीफेंस कॉलेज की छात्राओं और छात्रों ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर पुलिस के दमन का विरोध किया था। The preamble to the Constitution of India. The preamble to the Constitution of India. We, the people of India. We, the people of India. Having solemnly resolved to constitute India. Having solemnly resolved to constitute India. Into a sovereign, socialist, secular, democratic,
republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves, this Constitution. जब जनता प्रस्तावना पढ़ती है और उसका इस्तेमाल प्रतिरोध के नैतिक बल के रूप में करती है, तब क्या सरकार उसे अपना अभियान मानेगी? नागरिकता कानून के विरोध के आंदोलन का किस तरह दमन हुआ, गोली मारने के नारे मंत्री तक लगा गए। इसलिए आग्रह है कि देशभक्ति को जगाए रखिए। अगर आप अपनी तरफ से मेहनत करते तो सरकार को 60 प्रकार की कस्में नहीं खिलानी पड़ती, बार बार देशभक्ति का अभियान नहीं चलाना पड़ता। मेरा सवाल है कि ऐसे अभियानों से क्या सभी जागते हैं, जागृति आती है? तो लखनऊ में पोस्टर लगाने वाले सुरेश प्रताप सिंह और मनोज श्रीवास्तव क्यों नहीं जाग रहे हैं? इन्होंने पोस्टर लगाया कि 9 अगस्त को जंतर मंतर पर हिंदू राष्ट्र के लिए भगवा क्रांति करेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इनके पोस्टर पर हिंदू राष्ट्र का जो झंडा है वो तो तिरंगा से अलग दिखता है। मेरा सवाल है कि अगर इनकी क्रांति 15 अगस्त से पहले हो गई, सफल हो गई, भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, तब घर घर तिरंगा अभियान का क्या होगा? इन्हीं प्रश्नों को लेकर रविश रंजन ने मनोज श्रीवास्तव से सवाल किया। मनोज श्रीवास्तव के इस पोस्टर पर लिखा है कि ये पैसा बांटकर लोगों की मदद करते हैं। कहां से पैसा लाते हैं या लाएंगे पता नहीं। इनके पेज से पता चलता है कि भारतीय केसरिया वाहिनी के 15,000 सदस्य हैं। अब अगर 15,000 फॉलोवर हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराने लग जाएं, तिरंगा ना फहराएं, तो घर घर तिरंगा अभियान 100% सफल नहीं होगा। इनके सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी है जिसमें वे संघ प्रमुख मोहन भागवत के पीछे खड़े हैं। मैं फोटो को गंभीरता से बिल्कुल नहीं लेता, पता भी नहीं चलता कौन किसके साथ फोटो खिंचा ले, लेकिन अगर इनका संबंध आरएसएस से है तो खुद ही बता देंगे। मनोज कृष्ण जी, जब पूरा भारत हर घर तिरंगा मना रहा है तो आप केसरिया फहराने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और उसका जो पहला रंग है वही केसरिया रंग है। केसरिया है, सफ़ेद है, हरा है। और अब समय आ गया है कि बहुत समय तक देश के अंदर हरा और भगवा में लोगों ने देश को बांटा है। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हरा भी हमारा, सफ़ेद भी हमारा, भगवा भी हमारा, गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी और ये सभ्यता भी हमारी। तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? अभी कौन सा राष्ट्र है इस वक्त? ये जो सेकुलरिज्म हमारे ऊपर जो थोपा गया है, और चूंकि ये राष्ट्र का, इस देश का बंटवारा एक धार्मिक आधार पे हुआ था और जिसमें हमारी भारत माता को एक टुकड़े कर दिए गए थे सिर्फ धर्म के आधार पे, वो एक मुस्लिम राष्ट्र बना। तो जो गलती उस वक्त हुई थी उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। ये धरती भगवान की है, देवताओं की है,
तो ये हिंदू राष्ट्र ऑफिशियली तौर पे भी होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों का जो बैनर है उसमें नवल कांत जो गिरीश साहब हैं, जो कि महंत जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, उनकी फोटो जो है वो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी के भी साथ में है, योगी आदित्यनाथ जी के भी साथ में है। अब साथ में होना वो तो कोई भी किसी के साथ फोटो हो सकता है और एक दूसरे से मिल सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति तो नहीं तो है। आरएसएस से आप लोग भी साथ में हैं आरएसएस के, कि आप लोग? नहीं, फिलहाल हम जिस बैनर पे हम काम कर रहे हैं ये भारतीय केसरिया वाहिनी का बैनर है, और जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयं संघ का सवाल है, जब अगर हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और ये भावना हमारे अंदर जागृत है, तो निस्संदेह हमारे विचारधारा उनसे तो है ही है साथ में। तो आपने इस संबंध में उनसे भी बातचीत की कि नहीं की, मोहन भागवत जी से, योगी जी से? नहीं, मोहन भागवत जी ने तो कही रखा है कि 15 साल के अंदर जो है अखंड भारत होगा। अच्छा। और जब अखंड भारत होगा तो वो अखंड भारत जो हिंदू राष्ट्र हो तो उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के रावलपिंडी को भी बता रहे हैं कि वो रावल बप्पा था किसी समय में। हम नहीं बता रहे हैं, आप लाहौर को बता रहे हो कि लव नगर या लवप्रीत। जी बिल्कुल, रावल बप्पा वो की नगरी थी, रावलपिंडी। और लाहौर जो है वो हमारे राम के सुपुत्र लौ के नाम से है। अच्छा। और उसको पुनः प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। अच्छा, तो ये कैसे प्राप्त करेंगे सर आप लोग? अब देखिए कौन लोग यहाँ पर आएंगे जो ये देखिए विश्व करने वाले हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम में यहाँ शामिल होंगे? विश्व का हाँ। एक दृश्य बदल रहा है। अच्छा। जितने छोटे छोटे राष्ट्र हैं, देश हैं, वो समाप्त होने के कगार पे हैं। इजराइल ग्रेटर इजराइल बनने जा रहा है। अब रशिया आप देखिए वो भी अब अपने जो टूटे हुए साथी हैं उनको मिलाने का प्रयास कर रहा है। तो भारत भी अखंड भारत की बात कर रहा है और सोच रहा है, उस पर काम कर रहा है, तो क्या बुरा कर रहा है? देश जहां जा रहा है वहां जाएगा, लेकिन आप कहां जा रहे हैं ये पता रखिए। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले संगठन भी कम नहीं है। इसी देश में इन लोगों की देशभक्ति कैसे जगाई जाए सरकार बता सकती है। फिलहाल आपको पत्रकार सिद्दीक कप्पन के बारे में याद नहीं होगा। कैसे याद होगा? जब आप 60 प्रकार की शपथ नहीं याद रख पाते तो पत्रकार सिद्दीक कप्पन को कैसे याद करेंगे? 669 दिनों से जेल में हैं। फेक केस। ठीक है, जस्टिस नहीं मिल रहा आपको? क्या जस्टिस चाहते हो तुम? क्या जस्टिस चाहते हो? जस्टिस चाहिए मुझे, अभी भी हमारा संविधान में भरोसा है, बट जस्टिस डिले। 22 महीनों से सिद्दीक कप्पन जेल में। कप्पन केरल के मल्लापुरम से और बाकी अतिकुर रहमान, मसूद अहमद और आलम यूपी के रहने वाले। वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की केरल इकाई ने एक पत्र जारी किया और कहा कि कप्पन पत्रकार हैं, अपना काम कर रहे हैं। 22 महीने पहले हाथरस में अनुसूचित जाति की एक महिला के साथ बलात्कार और हत्या की खबर को कवर करने आए थे, तब सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार कर लिया गया। कप्पन पर आरोप है कि उन्होंने समाज में शत्रुता फैलाने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की। कप्पन को विदेशी फंड मिलता था जिसका इस्तेमाल कथित रूप से देश की अखंडता के खिलाफ कर रहे थे। केरल प्रेस क्लब से लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सब ने सिद्दीक कप्पन के लिए आवाज उठाई, मगर अनसुनी रह गई। मथुरा कोर्ट ने जब जमानत याचिका रद्द की तब सिद्दीक कप्पन के वकील इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लेकर गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और जमानत देने से इनकार कर दिया। लाइव लॉ नाम की वेबसाइट ने लिखा है कि मथुरा के एडिशनल सेशन जज अनिल कुमार पांडे ने जमानत नहीं दी और मथुरा कोर्ट ने माना कि कप्पन पीएफआई के सदस्य हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि कप्पन ने बताया है कि वे हाथरस कवर करने जा रहे थे, लेकिन उनके पास जिस संस्थान का पहचान पत्र मिला उसने 2018 में ही काम करना बंद कर दिया था। यूपी पुलिस की टास्क फोर्स ने कप्पन के खिलाफ 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, तैयार की है। लिखा है कि कप्पन जिम्मेदार पत्रकार के रूप में नहीं लिखते थे। कप्पन पर शांति भंग करने का एक मामला था जिसमें वे बरी हो गए। कप्पन की लड़ाई मुश्किल हो गई है। 669 दिन हो गए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पिछले साल 26 अप्रैल के दिन एक बयान जारी किया। कप्पन को कोविड हो गया था। उनकी पत्नी का आरोप था कि उन्हें बिस्तर से बांध दिया गया। वे हिलडुल नहीं सकते थे, ना शौच के लिए जा सकते थे। एडिटर्स गिल्ड ने लिखा कि यह हतप्रभ करने वाला है इस बात से कि एक देश का जमीर हिल जाना चाहिए कि पत्रकार के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। जमीर हिल जाना चाहिए। इस समय देश में देशभक्ति जगाने का अभियान चल रहा है। अभी जमीर के हिलने का टाइम नहीं आया है।
आपके ब्रेक का टाइम आ गया है, आप ब्रेक ले लीजिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करना, ओलंपिक्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जो मेडल होते हैं उन एथलेटिक्स में खासकर उनसे कहीं भी कम नहीं है। और उस लिहाज से देखें तेजस्विन, आपके लिए लाइफ का आज जो है वो सबसे बड़ा मोमेंट है। थैंक यू जी। और विमल सर, डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। और आपने तो मुझे, जब से मैंने स्कूल गेम्स में 2015 में गोल्ड मेडल जीता था, तब से आप मुझे जानते हैं। और आज ये ब्रॉन्ज मेडल जो मेरे गले में लटक रहा है, इससे पहले आपने कई सारे ऐसे मेडल देखे हैं, बट ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने इसलिए लगता है क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पे ओपन कैटेगरी में, बच्चों में नहीं बल्कि ओपन कैटेगरी में, ये मेरा सबसे पहला सीनियर मेडल है, जो मतलब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और एक तरीके से फर्स्ट फेदर इन माई हैट है, सो टू से, कि मेरा सीनियर करियर किक स्टार्ट करने के लिए। सो मैं काफ़ी खुश हूँ इस मेडल से। अब आपने उस इंटरव्यू की बात की, उस समय की बात की है, तो मैं वर्ल्ड स्कूल गेम्स था, आप और बेअंत गोल्ड मेडल जीत के लौटे थे। तब से यहाँ का सफ़र ओवरऑल आपको लगता है कि जैसे पाथ था, उस समय हम लोग बात करते थे कि आप में ओलंपिक पोटेंशियल है, तो आप हंसते थे। बिल्कुल सर, वो 2015 था और उस समय हम 15-16 साल के हुआ करते थे, स्कूल में थे, 11-12 में होते थे। जैसे ही हमने एक ऐसे चश्मा लगा के घूमते थे स्कूल में कि देखो आज मेडल आया है, तो मतलब अब तो हक से लगाते हैं, बट तब थोड़ा मतलब ऐसे, मतलब जब बचपना होता है और वो सब थी, तो तब इतना समझ नहीं आता था कि कोई बोल रहा है, कोई कहता था ओलंपिक पोटेंशियल ऐसे वैसे, हम भी चलो ठीक है। था आपको कि ओलंपिक पोटेंशियल, आपने तो तब भी बोला था और आप आज भी बोल रहे हैं। तो फिर तो कई चीज़ें होती हैं जो मतलब जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको ये सब चीज़ें दिखती हैं, जर्नलिस्ट को दिखती हैं या फिर कोचेस को दिखती हैं। हम बच्चे हैं, हमारे को यही है कि बस आज हमने खेला, कल हमारे को बस कुछ और खेलना है या कुछ और करना है, हमारा ध्यान वहीं पे रहता है। तो तब जो लड़कपन था, तब से लेके अब थोड़ा और मैच्योरिटी आई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक स्पोर्ट में एक तो टैलेंट होता है और दूसरा एक होता है कि उसको आप कैसे नर्चर करते हैं और अपना माइंडसेट कैसे इंप्रूव करते हैं बड़े कॉम्पिटिशन में कम्पीट करने के लिए। सो वो शायद सिस्टम ने भी आपको हेल्प किया, इंडियन सिस्टम ने भी हेल्प किया। वो सर आपने पास कर दिया तो होगा ही फिर ऐसे, बट तो अच्छी बात है सर। वो तो फिर अगर ऐसा है तो ये आगे मतलब मेरे को हेल्प ही करेगा ये जो ग्रूमिंग है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉम्पिटिशन्स जो आप ज़्यादा से ज़्यादा खेलते हैं तो वो आपको अलग अलग सिचुएशंस के लिए एक्सपीरियंस्ड बना देता है। अच्छा, तो आप जब यहाँ आए, मतलब आने के पहले आप ओपनिंग सेरेमनी घर में देख रहे हो, वो लुंगी वाला हिट हो गया आपका, वो जो सोफे पे जो टॉपसी टवी ये था, वो अभी बिटर टेस्ट इसकी वजह से चला गया है। बिटर तो था वो, लेकिन इसकी वजह से चला गया है एंड यू वांट टू मूव अहेड, दैट्स व्हाई। बिल्कुल सर, 100%। हमें लाइक जब देश के लिए एक मेडल आता है तो फिर हम पीछे मुड़ के नहीं देखते, बल्कि हम आगे देखते हैं कि उस मेडल से आगे हम कितने लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उस मेडल से हम कितना अच्छा हो सकता है, कितने लोग उससे मोटिवेट हो सकते हैं, और फिर हम और अपने करियर को और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़ा सकते हैं। सो अब पीछे मुड़ के रेट्रोस्पेक्ट में जीने का मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। लेकिन आपको लगता है कि मतलब केवल आपकी बात नहीं है, बहुत सारे, एंड वी हैव बीन टॉकिंग टू ईच अदर ऑन दोज थिंग्स, कई सारे जो हैं वहाँ पे, खासकर भारतीय फेडरेशन या जो भी स्पोर्ट्स सिस्टम है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फेडरेशन, ये सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप तो लड़के चले आए, मदर आपकी लॉयर हैं, ठीक है, और वो आप शुरू से उसके पीछे डेडिकेटेड हैं इतने साल से, लेकिन आपको लगता है कि अब सिस्टम को कम से कम थोड़ा सा अलाइन करना चाहिए? नहीं सर, मैं इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि मेरी मदर लॉयर है, बट इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें सच्चाई है और मेरे को उसमें दम था। बहुत सारे लोग नहीं भी लड़ सकते। बिल्कुल। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को लगता है कि उसके पास वो जो उसके बात में दम है और उसे लग रहा है कि अगर उसके पास वो हक, अगर उसके हक की लड़ाई है तो उसने ज़रूर लड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी बात हो। सिस्टम लेकिन ज़रूर ठीक होना चाहिए। सिस्टम तो ज़रूर ठीक होना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थोड़ा और अगर अकाउंटेबिलिटी होगी, और मतलब एज एन एथलीट, मतलब एज अ एथलीट नहीं बट एज एन एथलीट आप भी, एथलीट्स को भी अकाउंटेबल होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम फेडरेशंस भी, सिस्टम्स को भी अकाउंटेबल होना चाहिए। एंड देयर शुड बी अ पाथ कि मतलब अगर एथलीट को ग्रीवेंस है तो फिर वो जाके पूछ सके, या फिर किसी से सलाह ले सके, या फिर कोई उन्हें आइडिया दे सके, या फिर एक प्रॉपर चैनल बता सके कि यहाँ से आप अगर अपने ग्रीवेंसेस को पूछेंगे तो फिर आपको उसका जवाब मिलेगा। तो वो सब चीज़ें अगर होंगी तो और सबके लिए सिस्टम आसान हो जाएगा, और फिर आप मतलब एथलीट्स को कोर्ट वगैरह जाने। तेजस्विन के मेडल ने जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के कुत्तों को भी फेमस कर दिया, 3 कुत्ते हेडलाइंस हो गए। ठीक है सर, वो तो मैं अब जाके उनका नाम ही पूछना पड़ेगा मुझे। पूछना पड़ेगा। अच्छा, ओवरऑल आप जब देखते हैं, आपके फादर नहीं हैं और मदर का इसमें ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, हम लोग पहले भी उस पर बात किए, आज मदर के लिए कितनी बड़ी बात है आपके लिए? मतलब शी हैज़ अचीव्ड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ यू। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है, और मतलब सारी माएँ जो होती हैं वो बस यही देखना चाहती हैं, और उनकी तो मतलब उनके लिए अपने बेटे की लाइफ सफल हो जाती है जब वो उन्हें टीवी पे देख लेती हैं। तो फिर मेरी माँ भी वैसी ही हैं, और उनको मतलब बहुत खुशी हुई है, स्पेशली जैसे आपने बोला कि जैसे
ओवर द लास्ट 1.5 मंथ्स काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव और ये सब चीज़ें हुई, तो वो भी मेरे साथ, क्योंकि वो मेरी माँ है तो वो मेरे साथ वो उतार चढ़ाव देख रही थी और सारी चीज़ें थी। तो आज एक मेडल आना और मतलब उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है और मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। आप और नीरज बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। आप नीरज को वर्ल्ड नंबर 1 बनना देखना चाहते हैं और अपनी रैंकिंग का, क्योंकि अब वो रियलिस्टिक टारगेट है। बिल्कुल सर, नीरज तो अब वो नीरज चोपड़ा है और मतलब आप अगर मेरे मेडल की बराबरी उससे करेंगे तो मतलब मुझे शर्म आएगी, आप ऐसे मत कीजिए, क्योंकि वो कंपैरिजन नहीं। आप लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे, आपने उनके बारे में आर्टिकल भी लिखा है। और नीरज उस जगह है, आज यहाँ होते तो शायद वो और सेलिब्रेट करते। और आप अपनी रैंकिंग के लिए? बिल्कुल सर, वो एक दोस्ती अपनी जगह होती है लेकिन एक रेस्पेक्ट अपनी जगह होती है। वो दोस्त तो है मेरे, लेकिन उसके बावजूद वो ओलंपिक चैंपियन है तो उसकी रेस्पेक्ट उन्हें मिलनी चाहिए। और उस वजह से हम सारे जो इंडियन एथलीट्स हैं वो उनको एक अलग पेडेस्टल पे रखते हैं और उनसे एक्सपीरियंस और उनसे जो कॉम्प्लीमेंट सीखते हैं। उनका ऑडियो मैसेज आया था और उनके अंकल का मुझे फ़ोन आया था, लेकिन मैं उन्हें अभी कॉल बैक, भीम अंकल का आया था, लेकिन मैं उन्हें कॉल बैक अभी कर नहीं पाया। तो मैं आराम से जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं अपने लिए क्या टारगेट है? वर्ल्ड नंबर 1, डेकाथलन, हाई जंप में पेरिस, क्या है, क्या कैसे प्लान कर रहे हैं? सर अभी तो सबसे पहला टारगेट है कि घर जाऊँगा और मम्मी को जोर से हक करूँगा और उन्हें मेडल दिखाऊँगा, और बस वो मेरा सबसे बड़ा अभी का टारगेट है। बाकी तो अब उसके बाद ही देखी जाएगी टारगेट, उसके बाद धीरे धीरे प्लान करेंगे। चलो चलो, विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप एंजॉइंग। और जैसे आप हैं वैसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। एक बार हमारे दर्शकों को मेडल दिखाया जाए, ये बहुत रेयर मेडल है। कैन आई टच इट? ऑफ कोर्स। थैंक यू। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।